प्रिय साथियों नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे के समक्ष आए हैं तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और आज हम ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कस करने वाले हैं जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसी पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ से कितने नंबर निकालने की कोशिश करें जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो और अच्छे से भी बहुत अच्छा हो, ठीक है, ताकि हम कहीं ना कहीं मेरिट में सम्मिलित हो सकें। क्योंकि भर्ती बहुत कम है, 32,000 भर्ती है, पिछले बार के मुकाबले लगभग 1-1.5 लाख भर्ती थी। और उसी हिसाब से हमें अपना जो पेपर है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा नंबर का करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कहाँ से हम एक नंबर निकाल सकें और कहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके, आखिर किन विषयों पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फार्म चल ही रहे, 23 तारीख लास्ट है, तो उसी हिसाब से हम अभी से तैयारी में लगेंगे तो तब जा कर के कहीं आखिरी समय तक, एग्ज़ाम के समय तक हम एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अभी 1 या 2 महीने बाद ही एनटीपीसी के पेपर, जो फर्स्ट पेपर है वो शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए चलो बात करते हैं। देखो, ग्रुप डी में रेलवे ग्रुप डी में 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो आएंगे। क्या क्या? एक है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान कितने नंबर का? 25 नंबर का, ठीक है। इन्होंने जीएस को जनरल अवेयरनेस के उसमें दिया कि सामान्य जागरूकता एंड करंट अफेयर्स, ये दी इन्होंने 20 नंबर की, ठीक है। और मैथ दिया है इन्होंने 25 नंबर का और रीजनिंग दी है 30 नंबर की, ठीक है। और इस टोटल पेपर के लिए इन्होंने जो टाइमिंग रखी है वो रखी है 90 मिनट, अर्थात 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। ये इन्होंने समय रखा। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। पेपर पैटर्न इस तरीके का है कि 90 मिनट पर्याप्त है और बहुत अच्छे से आप, मेरे हिसाब से जिसकी तैयारी अच्छी होगी या एक एवरेजन तैयारी वाला बच्चा भी इस पेपर में, इस पैटर्न में लगभग 2 से 3 बार घूम जाएगा। अगर 3 बार भी कोई नहीं घूम सकता तो 2 बार तो 100% घूमेगा। उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी और टाइमिंग को लेकर चलना ताकि हम पेपर में 2 बार घूम सके। क्योंकि 2 बार घूमने का अर्थ यह है कि जो क्वेश्चन हमारे से 1% नहीं भी आते या नहीं भी हो रहे तो उस पर भी हम वर्क करने का काम कर सकें, ठीक है। उसी हिसाब से हमें अपनी टाइमिंग अभी से एडजस्टमेंट करके चलनी, जो बच्चे स्पेशली ग्रुप डी के लिए ही लगे हुए होंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अभी जो पीछे फार्म गए उनमें योग्यता नहीं होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनका यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया होगा तो उनके सामने ग्रुप डी ही है, ठीक है। उसी हिसाब से वर्क करेंगे। देखो, नंबर हम कहाँ से निकाल सकें? नंबर मैथ है, मैथ और रीजनिंग का यदि पैटर्न देखें तो 55 क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए, मैं हमेशा, कुछ बच्चे सोचते भी होंगे कि पता नहीं मैथ और रीजनिंग पे क्यों बात करूं। मैथ और रीजनिंग पर बात मैं इसलिए करूं कि रीजनिंग के कुछ चैप्टरों को छोड़ के, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के, ज्यादातर रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो आपने यदि हल कर दिए, आपके पेन के नीचे को गुजर गए तो वो सही ही आंसर देकर जाएंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं
कि यार इसका सन 1896 हो सके या 1897 हो सके, या यार वो अकबर ने फलानी संधि करी थी या फलानी करी थी, यार वो फलाना युद्ध उस संधि पर रुका था या उस संधि पर रुका था। ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, आपका हल करना आना चाहिए। आपने हल कर दिया तो समझो सवाल सही ही होगा, बशर्ते आप अगर यदि प्लस माइनस या कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए बात पहले यहीं से शुरू करेंगे। 55 क्वेश्चन मेरे पास है और 55 क्वेश्चन में मैं ये मानता हूं कि अभी एग्जाम होने में कम से कम 6 मंथ से ज्यादा लगेंगे, 6 मंथ से ज्यादा लगने चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि हम 6 मंथ का भी खाली ड्यूरेशन मान लें तो 6 मंथ भी बहुत बेटर, 6 महीने काफी है। ठीक है, जिसने तैयारी शुरू करी उसके लिए भी और जिसकी पहले से तैयारी है उसके लिए भी। हालांकि अब तो ज्यादातर जिसे सरकारी नौकरी लेनी है उस बच्चे को पता ही है कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी लेनी, तो वो इंटर करता है, 10वीं करता है, जो भी है, और वो अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी तैयारी में लग जा। समय व्यर्थ अब कोई नहीं करता। वो समय पहला था कि बच्चे को पता ही नहीं है क्या करना, तो आखिर में चलो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें। तो सबको पता कंपटीशन बढ़ गया, सरकारी नौकरी सब लेने के लिए पूरी तरीके से अपने उसमें लगे हुए हों और पहले ही अपनी तैयारी में लग जाए। तो इन 55 क्वेश्चनों में से मेरे हिसाब से भाई वैसे तो कोई कोई बच्चा 52 क्वेश्चन भी करेगा, 53 भी करेगा और सही होंगे भी। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लगभग 45 से 50 क्वेश्चन एक एवरेजन बच्चा और एक होशियार बच्चा जो बिल्कुल बेस्ट तैयारी में है, वो सब 45 से 50 के आसपास सिमट के हम मानते हैं कि भाई हमारे गलत हो गए या कुछ हमें क्लैरिकल मिस्टेक होगी या कोई सवाल ऐसा भी हुआ कि जल्दी में छूट गया या ऐसा हुआ कि हम देख ही नहीं पाए उस सवाल को। तो ऐसे सवाल भी हो जा, कई बार ऐसा हो जा कि लगाना बी चाह रहे थे लग गया सी। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि यदि आपने 80% पेपर करा या जितना भी आपने पेपर करा उसका लगभग 5% पेपर तो आपका जानते बूझते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना एवरेज आता ही आता है कि 2 से 5% पेपर आपका गलत होना ही होना है जानते बूझते। आपको पता था कि जल का सूत्र H2O हो पर आपने कुछ और लगा दिया, H2O2 लगा दिया। इस तरीके के सवाल, मतलब एक मैं ये बता रहा कि ऐसे सवाल भी होते हैं कि बहुत हल्के हल्के मामूली सवाल हम जानते बूझते गलत कर दें, जो हमसे अनजाने में गलत हो जाए। तो इसीलिए हम 45 से 50 क्वेश्चन लेकर के चल रहे इन 55 क्वेश्चनों में से। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। देखो, सामान्य विज्ञान बहुत भारी भी आ सके, बहुत हल्का भी आ सके। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि लगभग 12 से और 18 क्वेश्चन हमारे सही हो जाने चाहिए। भाई हल्का आ गया तब भी, भारी आ गया तब भी, जिसने अभी कम पढ़ा तब भी, क्योंकि लगभग 10 से 12 नंबर के तो फैक्ट ही आने हैं। ठीक है, फैक्ट का मतलब यह है जिन्हें हमने बिल्कुल 10 ही मान लो, जिन्हें हम हमेशा सही पढ़ते आ रहे। ठीक है, कि जल का सूत्र क्या है, H2O है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, Mg है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, नमक का सूत्र बताओ, फलाना। ठीक है, इस तरीके के सूत्र जो है कि दूरी का मात्रक बता दो, इस तरीके के फैक्ट जो है ये आ जा इतने के। तो अगर 25 नंबर का सामान्य विज्ञान दे रहा तो मेरे हिसाब से 8, 10, 10, 12 नंबर तक के फैक्ट आ जा। और भाई 5-4 क्वेश्चन ऐसे भी रहे कि जब हम पढ़ गए जहाँ तो कहीं ना कहीं में टकरा जा, तो इसीलिए हमने लगभग 10 से 18 नंबर का पोर्शन लिया। हालांकि अगर यदि कोई एवरेजन बच्चा होगा, हो सकता है कि वो पहली बार साइंस पढ़ रहा हो और हो सके उसके हिसाब का पेपर ना फंसे, कि उस सबके हिसाब का पेपर नहीं फंसता। भाई कई बार किस्मत भी इस चीज में साथ दे, तो ऐसा हो सका आपके मतलब का पेपर ना फंसे तो आपको 15 नंबर की साइंस मिल जाए, तो 10 से 15 या 18 क्वेश्चन तक आप आसानी से कर लोगे। हालांकि बहुत अच्छे बच्चे वो इससे भी ज्यादा करेंगे, 2-4 नंबर ऊपर, लेकिन हम फिर भी एक एवरेजन के हिसाब से ही लेके चले, बड़े सपने नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है, बस हमें तो जो हमारे में कमी है उस कमी को दूर करना। अब करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस मैं समझता हूं कि आपकी लगभग 10 से 15 नंबर की ही आप
कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से 8 से 10 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी यदि अधिकतम आवेगी, और अगर न्यूनतम आवेगी तो मिनिमम में भैया 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी 100%। अब करंट अफेयर्स आपको तैयार कहाँ करनी? करंट अफेयर्स आपको भाई कोई 1 साल की बताओगा, कोई 1.5 साल की बताओगा, या कोई 1 साल की पढ़ रहा है, कोई 1.5 साल की पढ़ रहा है, कोई पहले से ही पढ़ता आ रहा है। देखो, करंट अफेयर्स को तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप रोजाना की करंट अफेयर्स रोज पढ़ लें। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से लोगों ने कोर्स ले रखे होंगे, सबका अपना अपना माध्यम है। जिसका जिस भी माध्यम से पढ़े, कोई अखबार से पढ़ता होगा तो डेली कर लें, वो सबसे बेहतर तरीका है। बाद में सिर्फ रिवीजन रह जा, नहीं तो यो एक सब्जेक्ट भी धरा रह जा छाती पे। जब पेपर आवे तो ये एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा छाती पे धरा रह जाए। इससे अच्छा इसे रोज के रोज निपटाते चलो। और लगभग 9 से 10 मंथ के करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं। अभी अभी जिन्होंने पीछे 3-4 पेपर चले गए भाई, जिसमें यूपी पुलिस का भी था, जिसमें रेलवे टेक्नीशियन भी था, और बीच में 1-2 एग्जाम और भी हुए, CISF CRPF, ये सेंटर फोर्स वाले। कभी कभी पता नहीं चलता मुझे कौन से उसके हुआ, पर सेंटर फोर्स के कह लो, मिनिस्ट्रियल वगैरह आदि, ये जो कि एग्जाम हुए उनमें भी आप लोगों ने करंट अफेयर्स तैयार करी होगी। तो आधी तो आपने पढ़ी रखी, आगे की आपको पढ़नी, तो लगभग 9 से 10 महीने आप तैयार कर लेंगे जब भी एग्जाम होगा। तो इससे अच्छा यह हो सकता है 9 महीने बाद ही एग्जाम हो, तो इसलिए शुरू कर दो जनवरी से शुरू कर दो भाई। अगर एग्जाम अगस्त में हुआ है तो आपको पता चल जाएगा जनवरी से अगस्त तक की आपने पढ़ ली। अब आपको पिछली अगस्त या सितंबर अक्टूबर से जनवरी तक की पढ़नी, 2-3 महीने रह जाएंगे, रिवाइज करेंगे, फटाफट फेंक देंगे, चल भाई। ठीक है, ये यहां से आप तैयार कर लेंगे। तो देखें, इसे मिटा दे रहे, ये तो आपको पता चली गया कितने क्वेश्चन मेरे बन रहे और किस हिसाब से बन रहे। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, हर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये जनरल साइंस है, ये 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये भैया आपका मैथ और रीजनिंग। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसी हिसाब से नंबर जोड़ें तो नंबर हमारे बैठेंगे लगभग, जनरल साइंस है आपकी 25 नंबर की, अवेयरनेस है 20 नंबर की, मैथ है आपका 25 नंबर का, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की। अगर इस हिसाब से नंबर जोड़ें तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन मेरे यहाँ बैठे। देखो, दक्षिण की जितने भी साउथ जोन हैं उनकी अधिकतर मेरिट आज तक कमी लगती आई, और मेरे हिसाब से अगर यहाँ से जिन बच्चों ने उधर का भर रखा और 45-50 क्वेश्चन इसमें सही कर लिया तो भैया मेरिट के पास तक तो आप वैसे ही पहुंच गए इस मैथ और रीजनिंग थे, और जितना ये आप फालतू करोगे वो सब बोनस है। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके चलना है हमें पहले ही। मान लो विज्ञान के में हमारे लगभग 10 से 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप जोड़ लो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 8 से 10 या 10 से 15 क्वेश्चन आप जोड़ लो। अगर जोड़ा तो 45, 10, 55, 8, 63, ये तो है बिल्कुल मिनिमम पोर्शन। 63 नंबर का आदमी कर आवेगा जरूर। ठीक है, दिल्ली में तो लगने का नहीं, इस दिल्ली में तो इस नंबर पे, इतने नंबर पे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, 50, 10, 60, 5, 65, 65, 10, 75, और 75 में 3 और 5, 8, लगभग प्लस माइनस 8 रहेंगे, तो लगभग आपका 82-83 क्वेश्चन आपके बढ़ रहे, यानी 80 प्लस मान लो, और 80 प्लस पे आपका नंबर आराम से दिल्ली में आ जाएगा। और अगर मैक्सिमम आपने कर लिया तो कहीं भी आपका नंबर आ जाएगा। हालांकि ऐसा भी हो सके कि 50 यहाँ बन जा लेकिन यहाँ 10 ही बन पावे, और यहाँ 10 बन के यहाँ भी 10 ही बन पावे। ऐसे भी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस जोड़ घटाव हो सके,
आपके कहीं भी किसी विषय में कितने भी नंबर बन सके, लेकिन हमने एक अनुमानित नंबर अपने लिए हैं कि लगभग हमारे इतने नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये ही नंबर निकालने का तरीका है। जो बच्चे पहले इस चीज को नहीं आजमाते या इस चीज को तैयार नहीं करते, जिनके मेज के सामने बोर्ड पे ये सब चीजें नहीं चिपकी हुई होती, अपनी रणनीति नहीं बनाते, उनका पेपर देने का फायदा कुछ नहीं होता। और हकीकत है, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो आंसर की ही नहीं चेक करते। भाई जब तन्ना आंसर की नहीं चेक करी, अब तू पेपर देख आया, आंसर की आई, आंसर की तन्ने चेक नहीं करी, अगर जी हम तो सीधा रिजल्ट ही देखेंगे, तो तुझे क्या पता चलेगा तू कितने नंबर तेरा बाद में चाहे किसी को बता दे जी 96 मेरिट थी मेरी, तो 95.5 थे। हमें क्या पता तेरे 95.5 थे नहीं थे। और कुछ ऐसे होंगे, सबके परिवेश में हो, आपके परिवेश में भी होंगे ऐसे। आंसर की चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर की से ही आपको अपना आकलन पता चलता है कि पेपर में आपने क्या आकलन दिया। ठीक है, दूसरा, इन नंबरों का पता कैसे चलेगा कि कहां आप डाउन है और कहां आप अप है? पता चलेगा प्रैक्टिस सेट से। जिन बच्चों की तैयारी पहले से ही अच्छी है, या जिन्होंने अभी पीछे ही एग्जाम दिए और लगभग फाइनल मेरिट के आसपास तक पहुंचे या प्रथम मेरिट के ही आसपास तक पहुंचे, तो उनकी तैयारी समझो अच्छी है। उन बच्चों को मेरे हिसाब से अभी से ही, चाहे वो एनटीपीसी के लिए दें, ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी के लिए दें, इसका पैटर्न हालांकि 25-25-25-25 का है एनटीपीसी का फर्स्ट एग्जाम का, चाहे वो एनटीपीसी का फर्स्ट एग्जाम दे, चाहे वो ग्रुप डी का दे, वो सब तीसरे दिन या 5वें दिन या अधिकतम एक हफ्ते में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, मॉक टेस्ट आप लगाओगे, आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट ऐसा लेकर आवे जिसमें अभी वर्तमान की करंट हो, प्रीवियस ईयर बिल्कुल ना लेकर आवे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या हो कि करंट अफेयर्स जो है वो उसी समय की हुआ करे। भाई कोई एग्जाम 2018 में कंडक्ट हुआ तो 2018 की होगी, कोई एग्जाम 2015 का कंडक्ट हुआ तो 2015 की करंट अफेयर्स होगी, तो वो क्वेश्चन तो आपका कट गया। अब जब आप इसमें अभी करंट का ही प्रैक्टिस सेट देंगे और अभी वर्तमान के ही प्रैक्टिस सेट आप लेकर आएंगे, वर्तमान के ही मॉक टेस्ट आपके लेकर, सभी के माध्यम अलग अलग हो सके, इसके भी कोई ऑफलाइन किताब खरीदता होगा, किसी ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले रखे होंगे, किसी ने कोर्स ले रखे है तो उसी में मॉक टेस्ट मिले हुए होंगे, तो सभी के माध्यम अलग अलग होंगे। और इसमें आप जब आप अभी की वर्तमान की करंट आपकी उसमें आएगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके वर्तमान के आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा था वो आपके याद है या नहीं है, या आपको पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है, कितना पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी हिसाब से वर्क करेंगे। और वर्क मैं ये मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वर्क आपको अभी भी मैथ और रीजनिंग पर ही करने की आवश्यकता है। क्यों, मैंने क्या बताया कि आपकी कलम के नीचे को अगर सवाल निकल गया तो वो हो गया, फिर आपकी कलम नहीं, आपका हड़ है। हड़ का मतलब है हल, जो खेतों में चले। भैया जब एक बार खेत में गड़ गया तो खूड़ पाड़ के लिखड़ेगा, बस वही सीन है आपकी कलम। अगर आपने मैथ और रीजनिंग आपने परफेक्ट कर ली, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो फिर आपका सवाल आपको नंबर देकर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वहां ना आप तुक्का मार रहे ना कुछ मार रहे, आपने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करा और बुद्धि का इस्तेमाल करके उस सवाल को हल करा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, और मैथ की क्लास भी आपकी हो सकता है आज और नहीं तो जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और इसमें अभी तो बात इस चीज पर करी, लेकिन 2 सब्जेक्ट पर बात अभी और करेंगे। जैसे मैंने पहले ही यूपी पुलिस में एक एग्जाम, वो गैस पेपर का मतलब है कि गैस क्वेश्चन पूरे के पूरे दिए थे, इसमें भी मैं जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करूंगा, हालांकि समय लगेगा। वो ही एनटीपीसी में भी काम आएगा, एनटीपीसी फर्स्ट पेपर में, यदि उससे पहले मैंने निकाल दिया तो। हालांकि कोशिश तो यही है कि आने वाले 5-7-10 दिन में ही थोड़ी मेहनत करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अध्ययन करना पड़ेगा इसके विषय में बहुत ज्यादा। तो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस जो है, इन 2 चीजों पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, कि कहां से कितने क्वेश्चन बढ़ सके। और मैथ में भी लगभग हम कोशिश करेंगे कि हमें पता चल पाए, कम से कम 5-7-10 क्वेश्चन का तो 10-15, भाई 25 क्वेश्चन का मैथ है तो 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन का तो हमें ये पता चल ही जाए कि लगभग किस एक्सरसाइज से आएंगे या किस तरीके के आएंगे।
तो हमें उससे बहुत सहायता मिल जाए। और बस इस वीडियो में यहीं तक। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटा।